हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर्स 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शहरी एवं ग्राम्य जीवन के बारे में। मतलब मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बाद जो भी लोग थे, जो लोग शहरों में रहते थे और जो गाँवों में रहते थे, उनका जीवन कैसा था, वो लोग क्या कार्य करते थे और साथ ही साथ वो लोग किस चीज़ का यूज करते थे। जैसे खास करके कृषि होती थी, तो कृषि कार्य में वो लोग किस तरीके के औजार और हथियार का यूज करते थे। क्या वो लोग व्यापार करते थे, और अगर व्यापार करते थे तो वो किस चीज़ का व्यापार करते थे, उसके बारे में। और साथ ही साथ हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, रेशम मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। आई होप इससे पहले आप लोग रेशम मार्ग के बारे में ज़रूर सुने होंगे। अगर नहीं भी सुने हैं तो प्लीज़ इस चैप्टर के जितने भी वीडियोज़ आएंगे उनको कंप्लीट देखिएगा, उससे आपको रेशम मार्ग जो है वो क्लियर हो जाएगा। रेशम मार्ग बहुत ही फेमस है, ठीक है ना। तो उसके बारे में आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उनमें ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो क्या करें, एक लड़का है, एक छोटी सी स्टोरी उसको पढ़ लेते हैं। तो क्या है कि एक लड़का है आनंद। अब ये आनंद के जो पिताजी है, आनंद जो है वो कहाँ पे रहता है, पटना जिले का एक गांव है अकबरपुर, वहाँ पे रहता है। और इसके पिताजी है वो किसान है, ठीक है ना। और वो चावल जो है अपने बिहटा की मंडी में जाकर के बेच करके यहीं आए थे। और साथ ही साथ धान काटने के लिए उन्होंने अपना जो हंसुआ है, जो औजार है, वो लोहार के पास ले जाते हैं पजवाने के लिए। और उन्हीं के साथ जो आनंद है वो जाता है कहाँ पे, लोहार के दुकान पे। और वहीं पे जा करके देखता है तो उसके मन में एक ख्याल आता है। क्या ख्याल आता है कि ये जो लोहा है ना, इसका सबसे पहले यूज कब हुआ था, और इसका यूज जो है, उपयोग जो है, वो कृषि कार्य में कब से हो रहा है, और इसके उपयोग से कृषि कार्य में क्या प्रभाव पड़ा है, इसका क्या महत्व हुआ, क्या महत्व है कृषि कार्य में लोहे का। और वहीं पे उसके शिक्षक जो हैं वो आए हुए होते हैं और वही बताते हैं कि हम लोग, उसके जो शिक्षक है वो आनंद को बोलते हैं कि हम लोग जो है ना वो जो कल का जो क्लास होगा, मतलब इसके शिक्षक बोलते हैं कि हम लोग अगले दिन आनंद तुमको हम बताएंगे क्या कि लोहे का उपयोग कब से शुरू हुआ है और इसका कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग भी अपना जो चैप्टर है उसकी शुरुआत करते हैं और वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि मौर्य सम्राट जो अशोक था, उसके शासन काल में मगध साम्राज्य क्या था, उत्कर्ष पे था। उत्कर्ष कहने का मतलब क्या है कि सर्वोच्चता पे था। मतलब सबसे जो बेस्ट टाइम होता है उसी को क्या बोलते हैं, उत्कर्ष, चरमोत्कर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चरमोत्कर्ष, मतलब क्लाइमेक्स, जिसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स भी बोलते हैं। सबसे बेस्ट पोजीशन पे होता है, यानी कि इससे अच्छे पोजीशन पे और कभी नहीं हो सकता है, ये बोला, ये कहने का मतलब होता है उत्कर्ष का। तो क्या करें यहाँ पे कि अशोक के शासनकाल में, जो अशोक शासक था उसके शासनकाल में जो मगध साम्राज्य है वो अपने क्या था, उत्कर्ष पे था। ठीक है ना। अब ये ऐसा क्यों था, तो क्या करें कि लोहे के प्रयोग ने ऐसा क्यों हुआ, और भी जो दूसरे साम्राज्य थे वो अपने इतने बड़े क्षेत्र पे शासन क्यों नहीं कर पा रहे थे, सिर्फ मगध ही ऐसा क्यों था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर्स हैं उनमें भी हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि कृषि कार्य यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में होता था। और बड़ी मात्रा में कृषि कार्य होने का क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो लोहे का उपयोग हुआ। क्या हुआ, लोहे का प्रयोग, लोहे का प्रयोग युद्ध लड़ने के लिए भी। क्योंकि हम लोग जानते थे कि ये जो मगध वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे लोहे का प्रचुर भंडार मिलता है। क्या मिलता है, लोहे का बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोहे की खानें थी। और इसी का उपयोग करके यहाँ के जो राजा होते थे ये बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके के औजार और हथियार बनाते थे। हथियार का उपयोग वो लोग किस चीज़ के लिए करते थे, युद्ध लड़ने के लिए। और औजारों का उपयोग वो लोग कृषि कार्य के लिए और जंगलों की कटाई करने के लिए करते थे। अब जंगल की कटाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि कृषि कार्य के लिए उनको भूमि प्राप्त होगा और बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों पर कृषि कार्य होगा। इससे बहुत बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन होगा, लोगों को अन्न मिलेगा और लोगों की भरपेट भोजन मिलेगी। इससे लोग क्या होंगे, मजबूत होंगे। साथ ही साथ बहुत बड़ी मात्रा में यूज से ज़्यादा अगर उत्पादन होता है तो वो लोग उसका व्यापार करेंगे। दूसरे क्षेत्रों में जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे ले जा करके ये लोग बेचेंगे। इससे इनको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इससे इनका साम्राज्य क्या हुआ, समृद्ध हो गया। इससे इनका साम्राज्य क्या हुआ, समृद्ध हो गया। समृद्ध होने का मतलब क्या है, धनी हो गया। और इससे क्या हुआ कि लगभग 185 ईसा पूर्व में, कब की बात हो रहा है, 185 ईसा पूर्व में अशोक के अक्षम उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी कहने का मतलब क्या होता है, आप लोग उत्तराधिकारी का मतलब समझते हो। उत्तराधिकारी का मतलब होता है, तो उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए एक राजा है, ठीक है ना, ये एक राजा है, मान लीजिए ये एक राजा है। अब इनके बाद जो व्यक्ति राजा बन गया, तो इनकी मृत्यु के बाद
ज़्यादातर राजा के समय क्या होता था कि राजा की मृत्यु के बाद ही दूसरा कोई राजा बनता था। तो जो राजा, जो व्यक्ति, इन पहले वाले जो राजा उनके बाद जो राजा बनेगा वो ये क्या कहलाएगा, इनका उत्तराधिकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनका उत्तराधिकारी कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से समझते हैं। तो क्या करा है कि अब अशोक की जब मृत्यु हो गई तो अशोक के बाद जो अशोक की गद्दी पे बैठेगा वही क्या कहलाएगा, उत्तराधिकारी कहलाएगा। अब ये जो उत्तराधिकारी था वो क्या था, अक्षम था। अक्षम, सक्षम का उल्टा क्या होता है, अक्षम। सक्षम का मतलब जो समर्थ है, जो जिसके पास जो पावर है, मतलब जो क्षमता है, कोई भी कार्य करने के लिए किसी के पास कोई अगर क्षमता है तो क्या कहलाता है, सक्षम कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्षम। क्या कहलाता है, सक्षम कहलाता है। ठीक है। और जिस व्यक्ति के पास वो कार्य करने की क्षमता नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, अक्षम बोलते हैं। तो यहाँ पे राजा के बारे में हो रहा है, यानी कि कोई भी इनके जो उत्तराधिकारी हुए उनके पास राजा की क्वालिटीज जो होनी चाहिए वो नहीं थी, जो अशोक के पास थी। तो वो क्या कहलाए, अक्षम कहलाए। अब इससे क्या हुआ, अगर राजा उतना सक्षम नहीं है, उस इतने बड़े राज्य को हैंडल करने में सक्षम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनका जो राज्य है वो छोटे छोटे पार्ट्स में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यानी कि छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब इससे क्या हुआ कि जो मौर्य साम्राज्य था उसका क्या हो गया, पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। क्यों, क्योंकि इसके जो उत्तराधिकारी थे वो क्या थे, अक्षम थे, इतने बड़े राज्य को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अब उसकी एकता क्या हो गई, छिन्न भिन्न हो गई। मतलब ये छोटे छोटे हिस्सों में जो मगध साम्राज्य इतने बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ था वो क्या हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया, छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। और दूसरे लोग आक्रमण करके इनके हिस्से को, इनके साम्राज्य को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया। अब इससे क्या हुआ, परिणाम स्वरूप देश के अंदर कई छोटे बड़े राज्य अस्तित्व में आ गए। मगध में शुंग एवं कण्व वंश, दक्षिण में सातवाहन वंश, मगध में कौन वंश आ गए, तो शुंग वंश और कण्व वंश आए मौर्य साम्राज्य के बाद। और साथ ही साथ अगर दक्षिण की बात करें, दक्षिण मतलब यहाँ की इस वाले क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से वंश आए, तो इस क्षेत्र में आए सातवाहन वंश और कलिंग में, यानी कि दक्षिण में सातवाहन वंश और कलिंग में खारवेल राजवंश की शासन की शुरुआत होती है। तो हम लोग पढ़े थे ना कि कलिंग को हरा करके अशोक जो है वो उसको मगध में मिला लिया था। तो उसके बाद जब मगध साम्राज्य का अंत होता है, मौर्य साम्राज्य का जब अंत होता है तो कलिंग में किस राजवंश की शुरुआत होती है, खारवेल राजवंश की शुरुआत होती है। इसी समय भारत में विदेशियों के भी कई आक्रमण हुए, यानी कि ये जो भारत है इसी समय बाहर से, यानी कि इधर से मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया से बहुत सारे अटैकर्स क्या करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं और इन हिस्सों को क्या कर लेते हैं, कब्जा लेते हैं, यानी कि इन हिस्सों को कब्जा कर लेते हैं यहाँ पे। अब इससे क्या होता है कि आक्रमण हुआ और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कई भागों में हिंद यूनानियों का शासन स्थापित हुआ। तत्पश्चात मध्य एशिया में शकों का शासन रहा। उसके बाद कुषाण वंश के शासकों ने यहाँ शासन स्थापित किया, यानी कि इन सभी लोगों के आक्रमण के शासन के बाद और किस वंश का शासन स्थापित होता है, किस वंश के शासक शासन करते हैं, तो कुषाण वंश के। किस वंश के, कुषाण वंश के। इसके विषय में हम लोग विस्तार से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, यानी कि जो चैप्टर 11 है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश के बारे में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं मौर्य साम्राज्य का अंत कैसे हुआ और साथ ही साथ मौर्य साम्राज्य में जो लोग रहने वाले थे उनकी क्या विशेषता थी, वो लोग क्या कार्य करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या है कि यद्यपि लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारत में लगातार राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे, फिर भी यह काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी है क्या, कि अब लगभग 180 या फिर 185 तक तो क्या हो गया था, मगध साम्राज्य पे जो मौर्य वंश है उसका अंत हो गया था और शुंग वंश और कण्व वंश मगध पे क्या करने लगे, शासन करने लगे। कहाँ पे, मगध पे शुंग वंश और कण्व वंश शासन करने लगे। और इस एरिया में सातवाहन वंश, यहाँ पे खारवेल राजवंश और यहाँ पे हिंद और यूनानियों का शासन हो गया। मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मगध साम्राज्य जितने बड़े क्षेत्र में, जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है वो पूरा मगध साम्राज्य है, जो अशोक के शासन के समय इतने बड़े क्षेत्रों पे शासन चल रहा था। अब यहाँ पे ये जो मगध साम्राज्य है वो छोटे छोटे हिस्सों में क्या हो गया, टूट गया। लेकिन ये इतना अब बड़े क्षेत्रों में अलग अलग राजाओं का शासन देखा, इतने ये जो क्षेत्र है, फिर भी यहाँ के जो लोग रहने वाले थे, जो कृषि कार्य कर रहे थे,
उनमें वृद्धि होती रही। मतलब यहाँ पे कृषि कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ता रहा और साथ ही साथ व्यापार की भी शुरुआत होती है। और क्या करें यहाँ पे कि फिर भी यह काल कृषि एवं उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस काल में कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास तथा उद्योग एवं व्यापार में अभूतपूर्व प्रगति हुई। मतलब यहाँ पे एक वंश आते गए, दूसरे वंश जाते गए, फिर भी यहाँ पे कृषि का जो प्रसार है, मतलब कृषि जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में फैलती रही, उसका विकास होते रहा, साथ ही साथ नए नए शहर भी स्टैब्लिश होते गए, साथ ही साथ उद्योग और व्यापार में भी क्या हुआ, अभूतपूर्व प्रगति हुआ। मतलब ये सब जो है वो बढ़ते चला गया। एक तरफ व्यापारियों ने उपमहाद्वीप के अंदर स्थल मार्ग की खोज की, तो दूसरी तरफ पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के रास्ते भी खुले। इस अध्याय में आप मौर्योत्तर कालीन कृषि एवं व्यापार का अध्ययन करेंगे। यानी कि हम लोग ये जो चैप्टर है 10, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मौर्योत्तर कालीन कहने का मतलब क्या है कि मौर्य साम्राज्य के बाद, मौर्योत्तर कहने का मतलब क्या हुआ कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो कृषि और व्यापार है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे, क्या हम बोले थे कि इसमें हम लोग ज्यादातर जो हमारा फोकस होगा वो किसके ऊपर होगा, कृषि और व्यापार के ऊपर होगा। और आपको अच्छे से एकदम बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि कृषि का विकास कैसे हुआ, कृषि इतनी बड़ी मात्रा में फैला क्यों, और व्यापार में लोग क्या करते थे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं खेती का विकास कैसे हुआ, यानी कि जो कृषि है उसका विकास कैसे होता है। तो क्या करें कि खेती के विकास में लोहे के औजार का विशेष महत्व रहा है। मतलब हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं क्या कि कृषि के विकास में सबसे ज्यादा अगर कोई धातु का उपयोग होता था तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो वो कौन से धातु का रहा है, लोहे का रहा है। किस धातु का रहा है, लोहे का। अब वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि खेती का प्रारंभ जो है वो हजारों वर्ष पहले लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन उत्पादन जो है वो इतना अधिक नहीं था कि उसे लोग बाजार में जाकर बेच सके। हम लोग पढ़े थे कि स्टार्टिंग से ही, मतलब नवपाषाण काल आते आते, नवपाषाण काल और साथ ही साथ जो ताम्र पाषाण युग है उसमें तो कृषि का क्या हो गया था, शुरुआत हो गया था। लोग एक जगह झुंड में रह करके और कृषि का आरंभ किए थे और लोग कृषि करना शुरू कर दिए थे। लेकिन उन लोगों की जो कृषि थी ना, वो लोग जो खेती करते थे आदि मानव, वो इतने बड़े मात्रा में नहीं था कि उपयोग से ज़्यादा हो जाए और लोग हैं वो एक जगह से ले जा करके दूसरी जगह बाजार में ले जा करके बेच सके। लेकिन ये जो 180 से 185 ईसा पूर्व की जो टाइम पीरियड है से लेकर के 300 ईस्वी तक का, यानी कि लगभग कितना हो गया, अगर मोटा मोटी तौर पे लेकर के चलें तो 200 ईसा पूर्व, कब से लेकर के 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक, यानी कि लगभग 500 वाला जो टाइम पीरियड है, इसमें क्या हुआ, 500 वर्षों का जो टाइम पीरियड है इसमें क्या हुआ कि कृषि का बहुत बड़ी मात्रा में विकास हुआ और लोग जो है वो इतने बड़े मात्रा में उत्पादन करने लगे कि अब वो लोग बाजार में ले जा करके उसको क्या कर सकते थे, बेच सकते थे। मौर्य काल में लोगों द्वारा जो लोहे के औजार बनाए गए उससे खेती का काम तेजी से होने लगा, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़े थे। और साथ ही साथ क्या हुआ कि मौर्योत्तर काल में भी इस विकास का जो क्रम है वो जारी रहा। लोगों ने लोहे के कुल्हाड़ी से जंगल को साफ कर जमीन को खेती के लायक बनाया। मतलब अब कृषि कार्य के लिए अगर भूमि नहीं होता था तो वो लोग क्या कर देते थे, जंगलों को काट करके, और वो लोग किस औजार का उपयोग करते थे, तो कुल्हाड़ी का उपयोग करते थे। किस चीज़ का उपयोग करते थे, कुल्हाड़ी का। और कुल्हाड़ी किस चीज़ का बना होता है, लोहे का बना होता था। तो लोहे से बने हुए जो कुल्हाड़ी होते थे उससे जंगलों की सफाई करके जमीन जो है वो खेती लायक बनाते थे। और लोहे के फाल से खेतों की जुताई आसानी से तथा गहराई तक किया जाने लगा। ऐसा नहीं था कि पहले जो है खेती के लिए जंगल को साफ नहीं किया जाता था, लेकिन लोहे की जगह लकड़ी, पत्थर और कांसे के औजार का प्रयोग होता था। और खेती के विकास में लोहे के औजारों के साथ साथ अधिरोपण तकनीक का भी विशेष महत्व था। तो यहाँ पे आपको एक चीज और समझना है। क्या समझना है, अधिरोपण टेक्निक के बारे में। ये अधिरोपण क्या होता है, अधिरोपण। तो अधिरोपण का मतलब होता है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, अधिरोपण टेक्निक में क्या होता है कि पहले हम लोग एक छोटे से क्षेत्र पे बहुत बड़ी मात्रा में जो बीज है, यानी कि जो सीड्स है, उसको डाल देते हैं। और ये जब छोटा छोटा हो जाता है तो इसको उखाड़ करके किसी बहुत बड़े क्षेत्र में ले जा करके अलग अलग करके डाल देते हैं। वही जो टेक्निक है वो क्या कहलाता है, अधिरोपण टेक्निक कहलाता है। जैसा हम लोग धान की खेती करने के लिए करते हैं, आप लोग भी देखे होंगे गाँव में क्या होता है कि जो किसान है वो क्या कर देता है, एक छोटे से क्षेत्र पे क्या कर देता है कि धान का जो सीड है उसको कादो करके डाल देता है उसमें। और जब ये उसका बिचरा तैयार हो जाता है, यानी कि वो जो मोड़ी भी जिसको बोलते हैं, तो वो जो तैयार हो जाता है, तो जब
बरसात होती है तो क्या कर देता है कि इतने छोटे से क्षेत्र में जो धान का जो बिया है, बीज जो है वो डाला हुआ है, उसको उखाड़ उखाड़ करके बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े क्षेत्र में क्या कर देता है, रोप देता है, और इस तरीके से धान का जो फसल है वो तैयार होता है। तो ये जो टेक्निक था वो लोग सीख चुके थे। कौन सा टेक्निक? अधिरोपण टेक्निक। और इससे क्या हुआ कि जैसे धान का बीज पुनः तैयार करके रोपने से उत्पादन में क्या हुआ, कई गुना वृद्धि हुई। ठीक है, इस टेक्निक को जान करके उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्या, सिंचाई की व्यवस्था। यानी कि हम लोग जानते हैं कि अगर आप कृषि कर रहे हैं तो उसमें सिंचाई की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। अगर सिंचाई अच्छे तरीके से फसलों की नहीं होगी तो क्या होगा, फसल अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करा है कि हमारे यहाँ खेती शुरू से मानसून पर निर्भर है। यानी कि हम लोगों की जो कृषि है वो किस पे निर्भर है, मानसून पे। और आप लोग ये जो भूगोल का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मानसून के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। और साथ ही साथ ये भी जानना है कि बारिश क्यों होता है, और ये जो वाटर साइकिल है वो क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि हम लोग का जो खेती है ना वो किस पे निर्भर करता है, मानसून पे। ठीक है ना। और क्या करें कि अगर वर्षा होती है तो खेती होगी, अन्यथा सूखा का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी ही परिस्थितियां होती है। अतः खेती के लिए सूखे से निपटने हेतु प्राचीन काल से ही प्रयास जारी है। मतलब पहले भी सूखा होता था, तो इस चीज से बचने के लिए जो राजा होते थे वो क्या करते थे कि सूखे से निपटने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करते थे। उत्तर वैदिक काल में घटी यंत्र के प्रयोग यानी कि रेहट का वर्णन है, जिससे क्या होता है कि पानी को डाला जाता है गड्ढे से निकाल करके। यद्यपि सिंचाई हेतु नहरों, कुओं, तालाबों और कृत्रिम झीलों का उपयोग मौर्य काल से भी होता था, लेकिन उसके बाद के शासकों ने इसमें उत्तरोत्तर विकास किया, जिससे उत्पादन में वृद्धि हुई। मतलब मौर्य काल में भी, मौर्य काल के जो राजा होते थे वो भी सिंचाई के ऊपर तो ध्यान देते थे, नहर, कुएं और तालाब जो है या फिर कृत्रिम झील जो है वो बनवाते थे। लेकिन बाद वाले जो शासक हुए वो इन चीज़ों को समझे कि मतलब सिंचाई, अगर फसल का उत्पादन बढ़ाना है तो सिंचाई की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, फसल अच्छा नहीं होगा, इससे क्या होगा, राज्य में सूखा पड़ जाएगा और लोग भूखे मरेंगे। इस चीज़ के लिए जो शासक होते थे वो सिंचाई के ऊपर बहुत ध्यान देते थे, और नहरों और कुओं, तालाबों और साथ ही साथ कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाते थे। अब हम लोग पढ़ लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। ये सुदर्शन झील क्या है? सुदर्शन झील जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, एक इसका निर्माण जो है वो कौन करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और यह गुजरात में स्थित है, और ये सुदर्शन झील जो है वो कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। अब इस झील का कार्य क्या हुआ था कि इस झील में सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई, यानी कि सुदर्शन झील बना करके और वहां से क्या निकाली गई, नहरें। नहरों का काम क्या होता था, पानी को पहुंचाना खेतों तक, और खेत उससे क्या होगा, सिंचाई होगा। लेकिन 400 साल बाद आए भयंकर तूफान से इसके तटबंध जो है वो टूट गए और उसका सारा पानी बह गया। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो रुद्रदामन नामक एक शासक के अभिलेख, जो कि जूनागढ़ अभिलेख है, हम लोग पढ़े थे ना, अशोक अभिलेख लिखवाता था। ठीक उसी तरीके से और भी जो राजा होते थे वो क्या लिखवाते थे, अभिलेख लिखवाते थे। और उसी में से एक राजा था जिसका नाम था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन ने, जूनागढ़ एक जगह है, वहां के अभिलेख में ये बताया है सुदर्शन झील के बारे में। और ये क्या बताता है कि इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने इसे दोबारा बनवाया था। मतलब 300 साल बाद जब ये सुदर्शन झील का जो तटबंध है टूट गया था, तो उसका निर्माण दोबारा कौन करवाया था, तो रुद्रदामन ने करवाया था। इस झील के तटबंधों को पहले की अपेक्षा 3 गुना अधिक मजबूत बनाया गया। रुद्रदामन अपने अभिलेख में यह भी जानकारी देता है कि इसके मरम्मत कार्य के लिए कोई अतिरिक्त कर या बेगार नहीं लिया गया। मतलब ये जो टूटा था सुदर्शन झील, इसको बनवाने के लिए सारा खर्च कौन किया था, राज खजाने से हुआ था, यानी कि सरकारी खजाने से हुआ था। पुनः यह 300 वर्षों बाद टूट गया, जिसको बनवाने का कार्य बाद के गुप्त वंश शासक स्कंद गुप्त ने करवाया था। यानी कि अगर बात करें सुदर्शन झील की, तो सुदर्शन झील बनवाया कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। कौन बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद 300 साल बाद ये टूट गया, तो 300 साल बाद टूटने के बाद इसका निर्माण फिर से कौन करवाया, रुद्रदामन ने करवाया। और फिर ये 300 साल, और इसको जो 3 गुना मजबूती के साथ बनवाया। लेकिन फिर 300 साल बाद क्या हो गया, टूट गया। उसके बाद गुप्त जो शासक था, जिसका क्या नाम था, स्कंद गुप्त, उसने फिर इसको बनवाया। ठीक है ना। तो इसको यहीं तक रहने देते इस वीडियो को। आगे हम लोग पढ़ेंगे खेती के विकास के फायदे। मतलब खेती में अगर विकास होता है तो क्या क्या फायदे होते हैं, उससे क्या मतलब लाभ प्राप्त होता है, उसके बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियोज है उसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।